चैप्टर 2 रिलेटेड टू धुरंधर। मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट कहते हैं कि आदित्य धार, रणवीर सिंह ने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। आपने देखी है? हाँ देखिए, देखी है, कैसी लगी? जिन मुद्दों को टच किया वो बहुत सेंसिटिव थे और इंडियंस को वो दिखा कि इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। लोगों ने इन दिनों बहुत सारी स्पाई वर्ल्ड की मूवीज़ देखी हैं। भारत ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है इन दिनों राजी जैसी मूवीज़ के बाद में कि कैसे काम करता है हमारा खुफिया तंत्र। इस मूवी के अंदर उसका एक लेवल अप कर दिया गया है। हमारे देश में हुए आतंकी हमलों पर उन्होंने जो बातें की हैं कि कैसे उनकी पटकथा रची जाती है, वो उस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हर भारतीय को देखनी चाहिए धुरंधर? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लाइन नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि भारतीय जो स्पाई काम कर रहे हैं सब जगह पे, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस लेवल तक काम करते हैं, तो आपको ये रेफरेंस लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे काम होता है। ओके। ओके। अगर मैं ऐड करता हूँ इसमें, तो इंडिया में हुए जो टेरर अटैक थे, इनमें भारत की उस समय की सरकारों की डिसिसिवनेस और आज की सरकार की डिसिसिवनेस, ये यहाँ पर आप मूवी देखकर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? आतंकी हमलों के अंदर रिसेंटली जो दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, आपने अगर बहुत बड़ा पॉइंट ऑब्जर्व किया हो, आतंकी ने खुद को इसलिए उड़ा लिया कि मैं पकड़ा जा सकता हूं। मेरे सारे साथी पकड़े जा चुके हैं। व्हाइट कॉलर टेररिज्म इंडिया ने देखा जब डॉक्टर्स आतंक में उतरे हुए थे। लाल किले पर जो कार का ब्लास्ट हुआ, वो कैसे हुआ? अगर आप उसके पीछे की साइकी देखते हैं, जिस व्यक्ति को पकड़ने जाया गया था वो भाग रहा था कि अब मेरा गेम खत्म हो चुका है। जितनी भी जांच एजेंसी निकलती आ रही हैं वो पता लगा रही हैं कि ये जो व्यक्ति जिसने खुद को उड़ाया लास्ट मोमेंट पे, जांच एजेंसी इसी को पकड़ने गई हुई थी, उसके साथी पकड़े जा चुके थे। मतलब आतंकी हमला होने से पहले हमारा इंटेलिजेंस उन्हें इस लेवल तक ग्रैब कर लिया कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अदरवाइज वो बहुत बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग में थे। हमारे देश में पिछले समय में अगर हम बात करें तो जो आतंकी हमले या फिर हाईजैक्स जो हुआ करते थे, सीमा पार से सीज फायर का जो वायलेशन हुआ करता था, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है। आतंकी हमलों में कमी होना या पाकिस्तान की हिमाकत में कमी होना, ये सिग्निफिकेंट है। और ये तभी संभव है जब हमारे वही धुरंधर जैसे जो स्पाइज हैं, जो अपना काम वहाँ बैठ करके बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और इंडिया में बैठी हुई जो हमारी जांच एजेंसीज हैं, जो कभी भी क्रेडिट के लिए लड़ाई में नहीं आती कि मेरा चेहरा छपेगा कि मैंने ये आतंकी हमला रुकवाया था। वो बिना पहचान के जो हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। इन शॉर्ट वुड यू से कि जो सो कॉल्ड इंडियन स्पाइज होते हैं, उनका मेन जॉब इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है ताकि चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाए, स्पेशली टेररिस्ट अटैक्स बिल्कुल। ताकि कंट्री की सेफ्टी मेंटेन रख ट्रू ट्रू ट्रू। ताकि देश एक तरह से प्रोटेक्टेड रह पाए। दिस इज़ द मेन लॉजिक ऑफ स्पाई एजेंसीज कि बस सबूत और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बट वो सबूत और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत डेंजरस काम है। दिस इज व्हाट इज डिपिक्टेड इन धुरंधर एंड मे बी टेक आउट सम एनिमीज एनी टाइम। मतलब अगर आप कोई सी भी हॉलीवुड की मूवी भी उठा के देखेंगे तो भी ये समझ में आएगा कि स्पाइस का जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत टफ है और वो लोग बहुत ही मुश्किल से इस इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा डिस्कशन का पार्ट है कि आप किसी भी देश की कहानी उठा लें तो आप ये पाएंगे कि शायद देश को चलाने वाले स्पाई हैं। जब मैं आपको डीप स्टेट की बात बोल रहा हूं तो भी मैं बोल रहा हूं कि उसके कोर में भी स्पाई हैं। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं जो चाहते हैं कि देश ऐसे चले। तो ये थोड़ी कि अमेरिका ही डीप स्टेट रखता है, इंडिया का अपना डीप स्टेट है। हम डीप स्टेट किसे बोल रहे हैं आप इसको समझिए। इंडिया में बाहर कौन दिख रहा है? प्रधानमंत्री दिख रहा है, विदेश मंत्री दिख रहा है, या फिर सिग्निफिकेंट चेहरे कि ये डोभाल साहब हैं, ये हैं। अरे भाई, इतने ही लोग थोड़ी देश चला रहे हैं। कुछ लोग वो भी हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन पूरा देश चला रहे हैं और देश को बचा के चल रहे हैं। वुड यू से कि मोदी जी और बीजेपी लीडरशिप से ज़्यादा बढ़कर कोई शक्तिशाली ग्रुप है भारत में ही जो भारत का डीप स्टेट कहलाता है? नहीं, ये कहना अतिशोक्ति होगा। सरकार डिसाइड करती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हर सरकार डिसाइड करती है। बट इफ आई फ्लिप द क्वेश्चन एंड आस्क यू फॉर अमेरिका, वहाँ है, वहाँ ये है, वहाँ है। ओके। वहाँ क्यों है, अब मैं उसका भी आंसर कर देता हूँ सो दैट लोगों को इसका अंतर समझ में आ जाए। अमेरिका ओपनली बोलता है कि इलॉन मस्क ने $800 मिलियन का फंडिंग दिया है ट्रंप को। ऑयल एजेंसीज ने $1 बिलियन का ट्रंप को इलेक्शन में फंडिंग दिया है। वहाँ लॉबिंग होती है। लॉबिंग के
ओपन रूप से तरीके निकल कर आते हैं कि ट्रंप को ये कंपनी फेवर कर रही है, बाइडेन को ये कंपनी फेवर कर रही है। तो वो लोग अपने हितों को मनवाएंगे आगे चलकर। टेस्ला का स्टॉक ऊपर जाएगा जब ये पहले ही पता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर ट्रंप जीत रहे हैं तो पहले से लोगों को पता है कि ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती है, टेस्ला ऊपर जाएगी। इलेक्शन रिजल्ट आते हैं, टेस्ला ऊपर, क्योंकि इलॉन मस्क को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में फंडिंग जो राजनीतिक चंदे के रूप में आती है वो विवाद का कारण बनती है, क्योंकि आज भी हम राजनीति में हिपोक्रेसी अपना रहे हैं। हमारे देश में राजनेता लोगों को दिखाना ये चाहते हैं कि हम बिना किसी प्रकार के चंदे के चल रहे हैं, हम एकदम प्योरेस्ट फॉर्म की सरकार हैं। हम चंदा जो लेते हैं वो जो ऑफिशियल तरीके से आता है हम वो चंदा लेते हैं, हम किसी का लाइजन नहीं रखते। और वास्तविकता में बिना लाइजन राजनीति होती ही नहीं है। रणवीर भाई, इस पे मैं एक लाइन और ऐड कर दूं। 100 व्यक्ति की गैदरिंग अगर अपन आयोजित करें और उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो हमको समझ में आ जाता है कि कितना पैसा खर्च होता है। राजनेता इलेक्शन में पूरे देश को मूव करते हैं। चुनाव प्रचार के कैंपेन में जो पैसा खर्च होता है, मूवमेंट जो लोगों का करने में जो पैसा खर्च होता है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऑडिट को कर लिया जाए ना कि ये अकाउंट है इसकी ऑडिट कर लो, ये इतना निकल के आ रहा है, प्रैक्टिकल से बहुत ऊपर चला जाता है। लास्ट में मैं यही कहूँगा, इंडिया में हिपोक्रेसी है। हम दिखाते हैं कि हम प्योरेस्ट फॉर्म में हैं, हम राजनीतिक चंदे से ही चलते हैं, कोई लाइजन नहीं है। अमेरिका खुलकर बोलता है कि हमारे ये लाइजनर्स हैं साहब, इनसे पैसे लिए थे, इनसे पैसे लेके हम इलेक्शन लड़े थे और इनका फेवर करेंगे। ट्रंप ने इंडिया को तेल लेने से इसलिए रोका रूस से, क्योंकि ऑयल एजेंसीज ने फंडिंग दी थी ट्रंप को कि साहब हमारा तेल क्यों नहीं बिकवा रहे हो, रूस का तेल बिक रहा है, हमारी कमाई कैसे वापस आएगी। तो ट्रंप ने ऑफर किया कि साहब आपको तेल लेना रोकना होगा, हमारे यहाँ से तेल लेना होगा। इंडिया अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। आई थिंक फॉर द सेक ऑफ कंज्यूमर एडुकेशन इन जियोपॉलिटिक्स, मैं मानता हूँ कि जो भी ये वाला एपिसोड देख रहा है हमेशा जियोपॉलिटिक्स को एक पपेट मास्टर के नज़रिए से देखिए। हर चीज़ के पीछे एक्चुअल बड़ी कहानी है। हाँ, एक्चुअल विलेन, एक्चुअल बॉस और कुछ है और कोई है, और कभी कभी 2 लेयर होते हैं बॉसेस के। बहुत बढ़िया बात है ये। मतलब चेहरा कोई और होता है, उसके पीछे कोई और होता है, बस हमें ये समझ नहीं आ रहा होता है। जो भी ट्रेड वॉर, युद्ध, बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ भी है, 2 लेयर है। ऐड करूँ एक लाइन? बोलो। बांग्लादेश में डीप स्टेट ने सरकार गिरा दी, अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट ने। इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, नेपाल में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होता है, सरकार गिरा दी। ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही थी। श्रीलंका के अंदर सरकार का फेल होना, मालदीव्स में सरकार का फेल होना, मालदीव्स के अंदर जिस तरह से स्थितियां बन करके आई, श्रीलंका बांग्लादेश के अंदर रहा हो, नेपाल में रहा हो, सब जगह हालात देखे। इंडिया में ये सब क्यों नहीं हुआ? एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के अंदर जियोपॉलिटिकल समझ होना इस बात की कि इसको करने वाला कौन है। अगर हमें कोई बरगला रहा है तो ये बरगलाने वाला कौन है, ये अवेयरनेस इन दिनों इंडिया में बैठे लोगों ने जियोपॉलिटिक्स में डेवलप कर ली है। अगर अवेयरनेस नहीं होता आम जनता में तो भड़क जाते। फिर क्या होता हमारे देश में? तो हमारे देश में ना बहुत आसान होता ये कह करके भड़काना कि देखो तुम्हारे यहाँ पर ये एग्जाम नहीं हुआ, चलो सरकार पलट दो। सबको रोजगार नहीं मिल सकता, ये एकदम सर्वथा सत्य बात है। मैं सरकारी नौकरी कर चुका हूँ, सरकारी नौकरी के लिए बच्चों को IAS PCS के लिए पढ़ाता हूँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया और बच्चों को बोला भी है कि भाई इतने पद, अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और 10 लाख ही अगर IAS बन गए तो फिर कौन किसके लिए काम करेगा? इसका मतलब देश के अंदर डिमांड एंड सप्लाई में गैप है। सब एक ही पद पर नहीं जा सकते, लेकिन जो नहीं जा पाए उनको अगर मैं ये बरगला दूं कि चलो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो कि वो आपको नौकरी क्यों नहीं दे रही है। सबसे बड़ा सच क्या है कि जितने लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं वो ये जानते हुए भी कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, बस वो मेरा नंबर नहीं आएगा ये वाली बात या मेरा नंबर आएगा ये वाली बात के चलते वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्हें संस्थागत रूप से कोई ये भड़का कर कह दे कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, ये तुम्हें नौकरी नहीं देती, उससे तो लगेगा हाँ यार मैं तो एलिजिबल हूँ, मुझे तो नौकरी मिलनी चाहिए, इन्होंने तो कहा हुआ है ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो सरकार की गलती है। ये समझ विकसित होना कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू गिव गवर्नमेंट जॉब टू ऑल पीपल, ये संभव नहीं है।